ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा बौखलाया आतंकी है जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जिसके घर से निकली 14 लाशों ने उसका सारा गुरूर तोड़ दिया। लेकिन वो अब अपने आतंकी इरादों को और भी विस्तार देने के लिए एक और देश की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब वहां के युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर ले जा रहा है। आखिर कौन सा है ये देश जो उसके निशाने पर आ गया है और क्या मिले हैं आतंकी अजहर के खिलाफ सबूत, बताएंगे आपको। इसके अलावा राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का आज करारा जवाब मिला है। इसी ने ये कहा है कि मैच हारने के बाद रेफरी को दोष देना नई आदत बन गई है। क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे आपको। और क्या राज ठाकरे की पार्टी मनसे से होने जा रहा है उद्धव की पार्टी का गठबंधन, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक ऐसा जवाब जिससे बढ़ जाएगी एक नाथ शिंदे की टेंशन। तो क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने, जानने के लिए देखिए आज का पूरा शो। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। भारत के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर। ऑपरेशन सिंदूर में जिसका अंत होते होते रह गया। बौखलाया जैश ए मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर के घर से निकली 14 लाशों ने उसका सारा गुरूर तोड़ दिया। अब सिर्फ कश्मीर ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार यानी वर्मा में भी उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के सामने आई कुछ तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि मसूद अजहर की बुरी नज़र अब रोहिंग्या मुस्लिम युवाओं पर पड़ी है म्यांमार के, जिन्हें वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए कट्टरपंथी बना रहा है और म्यांमार में एक जिहादी नेटवर्क तैयार कर रहा है। जैश ए मोहम्मद ने हाल ही में म्यांमार के एक युवक को बरगलाकर पाकिस्तान के बालाकोट ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी है। ये खबर रेजोनेट न्यूज ने दी है। बालाकोट वही जगह है जिसे भारत ने 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक कर तबाह किया था। ये रोहिंग्या मुस्लिम युवा ट्रेनिंग लेने के बाद वापस म्यांमार गया और अब वहां एक जिहादी कमांडर के नेतृत्व में काम कर रहा है। खबर तो ये भी है कि जैश ने म्यांमार के लिए करीब 42 लाख रुपए की मोटी रकम भेजी है। ये रकम वर्मी मुजाहिदीन को हथियार और ऑपरेशन में होने वाले खर्च के लिए दी गई है। म्यांमार के रखाइन राज्य में पहले से ही उथल पुथल है। ऐसे में वहां कट्टरपंथी संगठनों के लिए जमीन तैयार है। तो ऐसे एक नहीं कई सबूत सामने आए हैं कि रोहिंग्या युवाओं को अब जैश ए मोहम्मद निशाना बना रहा है। जैश ए मोहम्मद रोहिंग्या समुदाय के बेरोजगार और गुस्से में भटके हुए युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। यह भी डर है कि जैश ए इन रोहिंग्या युवाओं को भारत में कश्मीर समेत बाकी हिस्सों में भी अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। केरल, असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हैदराबाद में पहले से ही हजारों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जो भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी बन चुके हैं। अब म्यांमार में जैशे की मौजूदगी भारत के लिए सीधे सीधे खतरा बन गई है। उत्तर पूर्व के मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य म्यांमार से बिल्कुल सटे हुए हैं और यहाँ पहले से ही उग्रवाद की समस्या है। युवा बेरोजगार हैं, भटके हुए हैं। अब अगर जैश ए मोहम्मद म्यांमार में अपना ठिकाना बना लेता है तो वहां से भारत में आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ आसान हो जाएगी। अब समझना यह है कि इसका भारत म्यांमार रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। मौजूदा हालातों में भारत म्यांमार के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है, चाहे वो भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलिटरल हाईवे हो या कलादान प्रोजेक्ट, जो राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी पर ही डिपेंड करता है दोनों देशों की। लेकिन अगर म्यांमार की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाएंगी तो दोनों देशों के लिए मुश्किल हो जाएगी और दोनों देशों के रिश्तों में दरार भी आ सकती है, जो दोनों ही देशों के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। म्यांमार चाहेगा तो इस पर सख्त कार्रवाई कर भारत को सहयोग का संकेत दे सकता है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिलहाल बिहार के लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन एक पुराना मामला उनका फिर उन्हें परेशान करने जा रहा है। दरअसल तोल मोल के बोल वाली कहावत या तो उन्होंने सुनी नहीं है या सुनी है तो उसे हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए आपत्ति जताई थी, लेकिन अब उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हुए थे और कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मतदाता सूची में हेरफेर,
फर्जी मतदाताओं और असामान्य मतदान प्रतिशत की बात कही थी। उनके दावों के हिसाब से 41 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई थी और लगभग 8% मतदान में उछाल को उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया था। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने बहुत ही इमोशनल तरीके से अपनी बात रखी है और राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची को लेकर जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कानून का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी को इस बारे में पूरी तरह से जवाब दे दिया गया था। वो जवाब ईसीआई की वेबसाइट पर अब भी मौजूद है। ईसीआई का कहना है कि ऐसा लगता है कि इन तथ्यों को बार बार अनदेखा किया जा रहा है और फिर से वही मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि हम लोग पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। ईसीआई ने आगे ये भी कहा कि किसी के द्वारा भी फैलाई जा रही कोई भी गलत जानकारी न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि ये भी है कि अपनी ही राजनीतिक पार्टी के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मी जो हर मौसम की मार झेलते हुए वहां काम करते हैं, उनके कामों पर उंगली उठाना है। इससे तो वो हतोत्साहित होंगे जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी रूप से काम करते हैं। मतदाताओं का वोट किसके पक्ष में जाता है, किसके पक्ष में नहीं जाता है, ये तो किसी को भी नहीं मालूम होता, लेकिन किसी को भी प्रतिकूल फैसले मिलने के बाद चुनाव आयोग को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुकी बात है और ईसीआई के कर्मचारी पर शक करना भी ठीक नहीं है। सभी पक्षों से आग्रह किया ईसीआई ने कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखें। राहुल गांधी के आरोपों और आयोग के जवाब के बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग आयोग के जवाब को तथ्यपरक मान रहे हैं, जबकि अन्य कई इसे इमोशनल करार दे रहे हैं। ये भी कहा कि मैच हारने के बाद रेफरी को दोष देना नई आदत बन चुकी है राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी को इसी का ये करारा जवाब मिला है। इस विवाद ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस को जन्म दे दिया है। तो एक बार फिर राहुल गांधी को जवाब मिल गया होगा और इस जवाब से ईसीआई पर गलत आरोप लगाने से वो बचेंगे तब जबकि बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के चुनाव में कोई धांधली ना हो, वरना फिर बिहार के चुनाव में जीत हार के बाद नया शगुफा सामने आ सकता है। इधर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा सकती है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी छोटे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन के एक बार फिर संकेत दिए हैं। राज ठाकरे उद्धव के चचेरे भाई हैं, पारिवारिक सदस्य हैं और तकरीबन 2 दशक पहले ही राज ठाकरे ने वर्चस्व को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी से नाराज होकर शिवसेना को छोड़कर अलग हो गए थे। उसके बाद फिर कभी साथ आने की बात ही नहीं की, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे की हालत भी पतली हो चली है। महाराष्ट्र चुनाव में उनकी भागीदारी भी उतनी पुरजोर तरीके से नहीं हो पाती जैसे कि पहले होती थी। और मुंबई में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के दिल में जो होगा वही होगा। हमारे और हमारे शिव सैनिकों के दिल में कोई और भ्रम नहीं है, यानी एमएनएस यानी मनसे यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है उनके दिमाग में कोई भ्रम नहीं है। तो सीधा संदेश, साफ संकेत दिया उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने ये कहा कि हम कोई संदेश नहीं देंगे, हम सीधे खबर देंगे। तो सवाल दोनों भाइयों के साथ को लेकर के पूछा गया था। अब ये एकनाथ शिंदे की टेंशन जरूर बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र में एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार है जिसमें शिवसेना से टूटकर अलग हुए एकनाथ शिंदे, एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार का गुट शामिल है और अब अगर नया समीकरण बनता है तो शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। ये बयान भले ही सीधा साधा लगता हो, लेकिन सियासी नजरों से अगर इसे देखा जाए तो ये एक तरह का साफ संकेत माना जा रहा है। दरअसल दोनों भाइयों की परवरिश और विचारधारा दोनों बाल ठाकरे की विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन समय के साथ साथ विचार भी बदले और रणनीतियां भी अलग अलग हो गई और अलग अलग राहों पर दोनों निकल गए। राह से भटकने का आरोप लगाते हुए एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ शिवसेना से अलग हो गए थे। अगर दोनों भाइयों का अलायंस हुआ तो शिंदे की टेंशन बढ़ना तय है। बीते कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की पकड़ भी इसी वजह से मजबूत हुई है और शिवसेना में हुई टूट। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का अगर अलायंस होता है तो ये शिवसेना की विरासत की घर वापसी मानी जाएगी। इसे मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और ठाकरे ब्रांड की राजनीति को एक बार फिर मजबूती मिलेगी और संगठित रूप से इसे पेश किया जा सकेगा।
दोनों पार्टियों का वोट बैंक एक हद तक एक जैसा है और अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये गठबंधन होना आसान नहीं है। दोनों नेताओं की अलग अलग कार्यशैली है, अतीत की तलखियां भी हैं और नेतृत्व का सवाल तो सामने रहेगा ही, जिसकी वजह से राज ठाकरे पहले अलग हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी जैसी सहयोगी पार्टियां भी हैं इस संभावित गठबंधन पर जो आपत्ति जता सकती हैं, खासकर तब जब एमएनएस का रुख कट्टर हिंदुत्व की ओर रहता है। उद्धव ठाकरे का ताज़ा बयान ये है जिसने साफ कर दिया कि राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। दरअसल तैयार तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की भूमिका हो चुकी है। अब देखते हैं हवा का रुख क्या होता है। बहरहाल आज खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।